गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। देखते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे 1791 में 1791 में भौतिक विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का निधन हुआ था। आज के ही दिन हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। 1965 की जो हमारी भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, इसमें समझौता किसने कराया था? संयुक्त राष्ट्र ने कराया था। आगे बढ़कर समझौता कराया था, युद्ध विराम करवाया था। 1980 में ईरान और इराक के बीच 3 हफ्तों से चल रहे छिटपुट छोटे मोटे झड़पों के बाद इसी दिन पश्चिमी एशिया के दो देशों के बीच एक लंबी जंग की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन हुई थी। 1988 में नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का प्रकाशन आज के ही दिन शुरू हुआ था। सन 2002 में फ्रांस ने आइवरी कोस्ट में अपनी सेना भेजी थी। आज ही के दिन सन 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी जी का जन्म हुआ था 2011 में। ये कौन है? अभी के वर्तमान में सैफ अली खान जो हैं उनके पिताजी। तो और जान लेते हैं। आज ही के दिन 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, जो कि कैंसर रोगियों के जीवन में खुशी लाने के लिए मनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। 22 सितंबर को विश्व रोज डे के रूप में मनाया जाता है, जो दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए जो कि कैंसर से लड़ रहे हैं। यह बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का भी एक दिन है। विश्व रोज डे पर कैंसर रोगियों को हाथ से बने गुलाब, कार्ड और उपहार दिए जाते हैं। कैंसर से पीड़ित लोगों को ताकत देने के लिए विशेष आयोजन भी किए जाते हैं इस दिन। अब देख लेते हैं और इसके बारे में और जानकारियां। विश्व रोज डे कनाडा के 12 वर्षीय मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जिन्हें ब्लड कैंसर के एक दुर्लभ रूप एस्किन ट्यूमर का पता चला था। 12 साल की उम्र में इस बच्चे को एक ट्यूमर हो गया था। इसी की याद में ये मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस। इसका नाम था मेलिंडा रोज। मेलिंडा रोज की छोटी सी जिंदगी ने बहुतों के जीवन को छुआ। उसने अपनी आखिरी सांस तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने जीवन के अंतिम 6 महीनों में उसने संघर्ष जारी रखा और सकारात्मक तरीके से अपने आसपास के लोगों के जीवन के छूकर प्रत्येक दिन की गिनती की थी। तो चलिए अब आ जाते हैं वापस हम अपने करंट अफेयर्स पर। निम्नलिखित में से किससे 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके पास सलमान रशीद, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन, जेके राउलिंग या फिर अनीता देसाई। 2020 का डेटन लिटरेरी पीस प्राइज किसको मिला है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए इसका आंसर रहने वाला है मार्गरेट एटवुड, जो कि कनाडा की थी, कनाडा की हैं। 2020 में एटन सॉरी डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। किसको? मार्गरेट एटवुड को, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने या जिसे संयुक्त राष्ट्र 2020 में सतत विकास लक्ष्यों SDG जिसको बोला जाता है के लिए 17 युवाओं नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है, उस युवा का नाम बताना है जो कि 17 युवा नेताओं की सूची जो है जिनको चुना गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 में। भारत से कौन थे? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपका साह स्वप्निल, किशन गंगोली, उदित सिंघल, कृष्णा उडुपा या फिर कौशल श्रीवास्तव। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए।
अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट में आंसर मुझे देते चलिए। चलिए, इसका आंसर है 18 वर्षीय लड़के का नाम क्या है? उदित सिंघल, जो कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसको बोला जाता है के द्वारा 2020 में 17 युवाओं नेताओं को सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी बोला जाता है, इसमें शामिल किया गया है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? हमारे 18 वर्षीय एक युवक है जिसका नाम है उदित सिंघल। बाबू सिवान किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक थे? आपको बताना है हमारे भारत में बहुत सी फिल्म इंडस्ट्रियां हैं, बॉलीवुड है, मलयालम, टॉलीवुड है, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, बहुत सी हैं हमारे यहाँ पे। तो आपको बताना है बाबू सिवान किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक हैं। आपको बताना है ऑप्शन ऑफ किस, मलयालम, बंगाली, तमिल, मराठी या फिर पंजाबी। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। बाबू सिवान किस फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं? किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक हैं? चलिए, इसका आंसर है तमिल। तमिल फिल्म निर्माता बाबू सिवन का जो निधन है वो चेन्नई में हुआ था और कई अंग विफलताओं के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। कई उनके जो अंग थे वो फेल हो गए थे, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। द डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। द डेटन साहित्यिक पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? चलिए आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। इस शांति इस पुरस्कार ने शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने में साहित्य की शक्ति का जश्न मनाया। यह संयुक्त राज्य का साहित्यिक पुरस्कार भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे दीजिए। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना MMUY के नाम से एक योजना शुरू की। चलिए, हमको काम की चीज क्या मिल गई? गुजरात ने किया। और एक और काम की चीज क्या मिल गई? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। यहाँ इन्होंने महिला उत्थान योजना MMUY नाम से एक योजना शुरू की जो कि राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। तो यहाँ पे ये योजना क्या थी? जो महिलाएं होती हैं समूह में बैठकर ऋण लेती हैं अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए, तो उस पर यहाँ पर ऋण मुक्ति के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की कि भाई उनसे हम ब्याज नहीं लेंगे या कम लेंगे। इसको लेकर उन्होंने यहाँ पे एक योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस EEP लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक या फिर बंधन बैंक। नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस EEB लॉन्च किया है। चलिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने छोटे व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उभरते उद्यमी व्यवसाय EEB नाम से एक नया ऊर्ध्वाधर लॉन्च किया। एक नया इन्होंने वर्टिकल बिजनेस प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है यहाँ पे क्या? EEB, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंसाधन उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। निम्न में से किसे मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंसाधन मंत्री हैं,
इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी जगह पर इस मंत्रालय का जो भार है, अतिरिक्त भार जो है वो किसे दिया गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी या फिर नितिन जयराम गडकरी। चलिए आंसर दीजिए, इसका कमेंट में क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी। कृषि मंत्री तो हैं ये, साथ ही साथ इनको खाद्य प्रसंसाधन उद्योग मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के शीर्ष प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। भारत की तरफ से ब्रिक्स की बैठक में कौन गया था। ऑप्शन है आपके पास हर्षवर्धन, सुब्रमण्यम जयशंकर, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर या फिर अजीत डोभाल। चलिए इसका आंसर रहने वाला है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक वस्तुतः आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जिसको ब्रिक्स नाम बोला जाता है, फुल फॉर्म है यहाँ पर, समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एनएसए की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष आपको बताना है के द्वारा आयोजित की गई थी। आपको बताना है कि ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राजील, भारत या फिर रूस। आपको बताना है ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष रूस हैं और इसकी जो अध्यक्षता है वो रूस के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीडिंग सिस्टम संस्करण 2.0 लॉन्च किया। यह सिस्टम ग्राहकों को कहीं भी किसी भी तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके पास कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक। क्या है आई लीड 2.0 मतलब ये कहीं पर भी आप रहें, कुछ भी कहीं भी किसी भी जगह पर रहे, वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक सेवा चालू की है। आपको बताना है ये बैंक कौन सा है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट में, किस बैंक ने आई लीड 2.0 एक योजना चालू की, एक सिस्टम लॉन्च किया। चलिए इसका आंसर है हमारा क्या, कैनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक कैनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMD, जिसका नाम है फुल फॉर्म आई लीड 2.0 भी बोल सकते हैं, इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण 2.0 लॉन्च किया। यह सिस्टम ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया, चाहे वो जहां कहीं भी रहें। चलिए अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में घर तक फाइबर केबल नेटवर्क तथा राजमार्गों से जुड़ी 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में वे हाईवे को 4 लेन, 6 लेन का बनाने और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी। यह कुछ वर्षों तक सोचना मुश्किल था, परंतु अब हम ये कोशिश कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम गांवों तक, घर घर तक इंटरनेट आगे हमको पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत 2 सप्ताह से बिहार के विकास कार्यों के लिए नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। भाई अब चुनाव आने वाले हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी योजनाओं का पिटारा खोले पड़े हैं और लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में उपचुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। चलिए, भारत ने मालदीव को कोविड-19 संकट से निपटने हेतु 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। यह जानकारी भारतीय दूतावास ने
20 सितंबर 2020 को दी। यह सहायता मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की कठिन आर्थिक स्थिति से पार पाने में मदद की आग्रह के बाद दी गई है। तो यहाँ पे मालदीव के प्रधानमंत्री जी ने मदद का आग्रह किया था। तो प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल जी ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारी स्थिति थोड़ा सा सही नहीं है, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो यहाँ पर मदद की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 सितंबर 2020 को कहा कि एक गहरे मित्र और पड़ोसी होने के नाते भारत और मालदीव कोविड-19 से पैदा हुई स्वास्थ्य एवं आर्थिक चिंताओं का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का सहयोग जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल के एक ट्वीट के जवाब में कही। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल ने उनके देश के वित्तीय सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। साथ ही साथ राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल ने कहा कि मालदीव को जब भी दोस्त की जरूरत महसूस हुई, भारत ने हमेशा उसकी मदद की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत बंदरगाहों पर पड़ा प्याज बांग्लादेश सहित अन्य देशों को भी निर्यात करेगा। भारत सरकार ने बांग्लादेश सहित आया सभी देशों के पारागमन में बंदरगाहों पर पड़े प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। यह आदेश भारत के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर बांग्लादेश द्वारा गहरी चिंता व्यक्त करने के बाद दिया गया। लगभग 20,089 मीट्रिक टन प्याज कोलकाता क्षेत्र में पड़ा है, जबकि 4,576 मीट्रिक टन प्याज मुंबई क्षेत्र में पड़ा है। इसके अलावा 933 मीट्रिक टन प्याज त्रिची बंदरगाह पर और लगभग 258 मीट्रिक प्याज नागपुर बंदरगाह पर भी पड़ा हुआ है। अक्टूबर 2019 में भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मजाक में यह कहा था कि उन्होंने अपने कुक को खाना बनाते समय प्याज न इस्तेमाल करने के लिए कहा है और यह चिंता व्यक्त की कि सितंबर में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत के फैसले से उनके देश में बहुत असुविधा हुई। बाद में मार्च 2020 में भारत द्वारा प्याज के निर्यात से यह प्रतिबंध हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने राज्यसभा सांसद के रूप में सदस्य शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सदस्यता की शपथ ली। राष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ समारोह में शपथ दिलाई और उच्च सदन में उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के सभापति एम नायडू ने कहा कि इस सदन की अच्छी परंपरा रही है और पूर्व प्रधानमंत्री तथा देश के वरिष्ठतम नेता इस सदन के सदस्य बने। विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी देवेगौड़ा का सदन में स्वागत किया। एच.डी. देवेगौड़ा को 13 जून को कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। चलिए अब देवेगौड़ा जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। एच.डी. देवेगौड़ा ने साल 1994 से साल 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे साल 1996 के आम चुनावों के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व करने वाली देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवेगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 में कर्नाटक के हासन जिले के दहनहल्ली गांव में हुआ था। एच.डी. देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवेगौड़ा जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बाद देवेगौड़ा ने राजनीति का रुख किया और 20 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गए थे। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ। डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।